और जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। दोस्तों, यूपी टेट सी टेट शिक्षक भर्ती की तैयारी के क्रम में आज हम पर्यावरण अध्ययन के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता है फटाफट नीचे कॉमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि आपको कितना आता है ये भी सभी को पता चल सके। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा लीजिए, साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न आपके सामने, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण किन तत्वों से हुआ है? क्रोड का निर्माण किन तत्वों से हुआ? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो पृथ्वी के अंदर 3 भाग हैं, ठीक है, 3 भाग हैं। पहला था सबसे ऊपर वाला भाग भूपर्पटी, उसके नीचे सेकंड नंबर पर जो भाग था वो था आपका मेंटल, और जो तीसरे नंबर पे जो सबसे अंदर भाग था वो था क्रोड। और क्रोड भी 2 भागों में डिवाइड था। कौन कौन से? एक आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड। तो यहाँ पर केवल क्रोड बताया गया है और पूछ रहे हैं कि क्रोड का जो निर्माण है वो किन तत्वों से किया गया है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका एवं मैग्नीशियम, लोहा और निकल, सिलिका और लोहा। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लोहा और निकल। लोहा और निकल। कभी कभी आपको आंसर इस तरह ना दे करके हो सकता है दे दे नीफे। नीफे भी इसका सही उत्तर होगा। नीफे कैसे होगा सही उत्तर? देखो, नी से हो गया निकल और फे से हो गया फेरस। फेरस का मतलब होता है लोहा, ठीक है। तो ये आपका नीफे अगर कहीं ऑप्शन में आ जाए तो क्रोड का जो रिलेशन होगा वो नीफे से होगा, बिल्कुल सही। इसी तरह इसको भी कभी कभी शॉर्ट में लिख देते हैं, इसको भी शॉर्ट में लिख देते हैं। अब जैसे सिलिका और मैग्नीशियम है तो इसको क्या लिख देंगे? SIMA, सीमा, ठीक। ये शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, आपके बुक में भी दिए हैं, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, बुक में भी इस तरह के शॉर्ट दिए हुए हैं। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो प्रश्न है आपके सामने, गेहूं, चावल और मक्का का कौन सा भाग भोजन होता है? ये आपको बताना है। तो आपके सामने ऑप्शन देखो दे रखे हैं कि फल, बीज, जड़ और तना, इन चारों में से कौन सा भाग गेहूं, चावल, मक्का का खाया जाता है? अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में फटाफट बता दीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। गेहूं, चावल और मक्का का जो खाने योग्य भाग होता है वो है आपका बीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, मोनोसेकेराइड क्या है? अब मोनोसेकेराइड क्या होता है? ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में इन चारों ऑप्शन में कौन है ये आपको बताना है। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर लैक्टोज। तो यहाँ पर ये आपको बताना है कि मोनोसेकेराइड है इनमें से कौन सा। तो आपको इसका आंसर बता देता हूँ। मोनोसेकेराइड जो है वो है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो। देखो, जो आपको आता है नीचे कमेंट में फटाफट बता दीजिए। शक्कर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है ये आपको बताना है। फिर से पढ़ लीजिए, शक्कर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? अब आपके सामने आंसर ये है, शक्कर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है ये आप बता दो नीचे कमेंट में अगर आपको आता है। 63%, 56%, 87.1% या फिर 99.4%। तो जो शक्कर होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 99.4%। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो प्रश्न है, विषाणु जनित रोग नहीं है। देखो, कई तरीके के रोग होते हैं, जैसे विषाणु जनित, जीवाणु जनित या फिर बैक्टीरिया जनित। तो यहाँ पर आपको बताना है विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है। डेंगू, चेचक, प्लेग या फिर पीलिया। तो आपको मैं ये बता दूं, जो डेंगू है, चेचक है और पीलिया है ये विषाणु जनित हैं, ठीक है। और जो विषाणु जनित नहीं है वो है आपका प्लेग। प्लेग विषाणु जनित नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेग है ये आपका जीवाणु जनित है, ठीक। जीवाणु से होने वाला ये रोग है। क्लियर हो गई बात। आगे देखते हैं अगला। यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, भिंडी में क्या पाया जाता है? फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर ये सभी। तो इसका अगर आंसर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। तो भिंडी में जो पाया जाता है
फास्फोरस भी पाया जाता है, विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल कौन से हैं? वेल्ड, सवाना, कंपास या फिर लानोस। देखो इस प्रश्न में कई चीज़ें ऑटोमेटिक छुपी हुई हैं। जैसे यहाँ पर देखो आपको इसके लिए अलग से कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि लानोस कहाँ है, लानोस है वेनेजुएला में। कंपास कहाँ है, ये ब्राज़ील में है। सवाना कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका में है। और अगर वेल्ड की बात करें तो वेल्ड जो है आपका वो दक्षिण अफ्रीका में है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका है वो है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पर स्थित हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वेल्ड। वेल्ड में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है वो है वेल्ड। और वेल्ड कहाँ है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जलीय पौधे के तने कैसे होते हैं? बिल्कुल ठोस, कांटेदार, स्पंजी या फिर इनमें से कोई नहीं। जो जलीय पौधे होते हैं उनके जो तने होते हैं वो होते हैं स्पंजी। अब स्पंजी क्यों होते हैं? क्योंकि जलीय पौधा है तो उनके अंदर सब में पानी भरा होता है, तो उनको दबाने पर स्पंज जैसा फील होता है, तो स्पंजी कहे जाते हैं। जलीय पौधे जो होते हैं उनका तना होता है वो स्पंजी होता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, सुअर का आश्रय स्थल कौन सा है? दड़बा, कुक्कुरसाला, सूकरसाला या फिर बाड़ा। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कुक्कुरसाला तो ये आपको ऐसे ही देखने में लग रहा हो, कुक्कुर मतलब कुत्ते का ये होगा, ठीक है। सुअर का जो आश्रय स्थल है वो है आपका सूकरसाला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूकरसाला सुअर का आश्रय स्थल है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, कश्मीर में हाउस बोट नक्काशी क्या कहलाती है? शिकारा, खत्मबंद, रेबो या फिर रेनबो। देखो कश्मीर में जो होती है ना हाउस बोट, मतलब पानी में बोट चलती है, उसमें हाउस बना के रहते हैं लोग, और उसी हाउस बोट पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है। कहाँ पर? हाउस बोट की छत पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खत्मबंद। याद रहेगा, खत्मबंद। एनसीईआरटी में बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, तो सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको भी ये बात पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है? मतलब ऐसे पौधे होते हैं जो कीड़ों को खाते हैं, और जो कीड़ों को खाते हैं उनमें वो जिस मृदा पर उगते हैं उस मृदा में कौन सा तत्व नहीं होता है? नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, पोटेशियम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नाइट्रोजन। ऐसी मृदा में नाइट्रोजन नहीं होता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। रामायण मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? रामायण मेला का आयोजन किस राज्य में किया जाता है ये आपको बताना है। तो रामायण मेला का आयोजन सबसे पहली बात तो उत्तर प्रदेश में किया जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश यानी चित्रकूट, तो इसका सही आंसर हो ही गया। उत्तर प्रदेश में 2 जगह इसका आयोजन किया जाता है, एक तो हो गया चित्रकूट और दूसरा तो आपको पता ही होना चाहिए अयोध्या में, ठीक। अयोध्या और चित्रकूट में रामायण मेला का आयोजन किया जाता है। अब चित्रकूट की बात करें तो ये 1973 में शुरू किया गया था और प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है, ये चित्रकूट में। और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में अगर मैं सही हूँ तो ये 1982 में रामायण मेला की शुरुआत की गई थी अयोध्या में। आपको अगर एग्जैक्ट मालूम है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि 1982 में अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत की गई थी या फिर और कोई वर्ष है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चित्रकूट में तो क्लियर है 1973 में इसकी शुरुआत की गई रामायण मेला की, और अयोध्या में आई थिंक 1982 में इसकी शुरुआत की गई थी, और ये प्रतिवर्ष फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, श्वसन दर रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टॉप वॉच, रक्तचाप मीटर, वजन मशीन, थर्मामीटर। तो देखो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। थर्मामीटर बुखार नापने के लिए, वजन मशीन वजन नापने के लिए। श्वसन दर रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो रक्तचाप जो होता है वो रक्तचाप को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। जो स्टॉप वॉच है इसमें क्या होता है, हम लोग टाइम रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी चीज़ का अगर टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि हमें मान लो रेस कर रहे हैं या कोई जैसे श्वसन दर ही हो गई, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्टॉप वॉच का। ये आपने देखा होगा स्टॉप वॉच
अलग से भी आती है और आपके फ़ोन में भी होगी। वह जल जो साबुन के साथ सरलता से झाग उत्पन्न नहीं करता, क्या कहलाता है? वह जल जो साबुन के साथ सरलता से झाग उत्पन्न ना करे वो कहलाता है आपका कठोर जल। ठीक है, क्या कहलाता है? कठोर जल। और अगर सरलता से झाग उत्पन्न कर दे तो वो हो जाएगा आपका मृदु जल। तो दोनों की डेफिनेशन आप समझ लो। यहाँ पर समझ लो, वह जल जो साबुन के साथ सरलता से झाग उत्पन्न कर नहीं करता है वह कहलाता है कठोर जल, और अगर सरलता से झाग उत्पन्न कर ले तो वो मृदु जल कहलाता है। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, टाइफाइड के लक्षण क्या हैं? तेज बुखार, भूख लगना, सिर दर्द या फिर ये सभी? तो टाइफाइड के जो लक्षण हैं ये सभी इसका सही आंसर होगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो जरूर बताएं नीचे कमेंट में। जल पुरुष राजेंद्र सिंह का संबंध किससे है? जल पुरुष राजेंद्र सिंह का संबंध किससे? तरुण भारत संघ, स्पर्श गंगा अभियान, पानी पंचायत, जिला जल संग्रहण समिति। जल पुरुष राजेंद्र सिंह का संबंध किससे है? तो ये है तरुण भारत संघ से। तरुण भारत संघ एक जलीय संस्था है, जल से संबंधित काम होते हैं वहाँ पर, और ये कहाँ है? ये है राजस्थान में, याद रहेगा, राजस्थान में तरुण भारत संघ है। और सबसे बड़ी बात इसकी यही है कि तरुण भारत संघ से राजेंद्र सिंह का संबंध है। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनसेट का प्रयोग होता है। इनसेट का प्रयोग कहाँ होता है ये आपको बताना है। संचार और दूरदर्शन प्रसारण, मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने हैं तो उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? इनसेट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? अगर आपको इनसेट का फुल फॉर्म आता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है नीचे कमेंट में फटाफट बता दीजिए अगर आपको आता है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम जो होता है संचार और दूरदर्शन प्रसारण और मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु। इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, क्रिकेट टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, रानी रामपाल, मनप्रीत कौर। देखो यहाँ पर जो रानी रामपाल हैं वो तो क्रिकेट खेलती ही नहीं है, ठीक है। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी है यहाँ पर कि रानी रामपाल कौन सा गेम खेलती हैं, नीचे कमेंट में बताइए कि रानी रामपाल कौन सा गेम खेलती हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। क्रिकेट टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला है मिताली राज, काफ़ी अच्छी क्रिकेटर है। कावारत्ती जो राजधानी वो किसकी है? देखो बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन बड़ा एक तरीके कहते हैं बहुत आउट क्वेश्चन पूछ लिया। कावारत्ती जो राजधानी वो किसकी है? लक्षद्वीप, दमन व दीव, पुदुचेरी या फिर दादर नगर हवेली। तो कावारत्ती जो राजधानी चे कमेंट बताओ अगर आपको मालूम है। कावारत्ती जो राजधानी है वो है लक्षद्वीप की। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, संविधान का 11वां भाग किससे संबंधित है? संविधान का 11वां भाग किससे संबंधित है? पंचायत से, केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र राज्य संबंध से या फिर राजभाषा से। तो संविधान का जो 11वां भाग है वो जो संबंधित है 11वां भाग वो आपका संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें पंचायत का कौन सा भाग है, देखो सब कुछ पता होना चाहिए। संविधान में पंचायत का कौन सा भाग है? तो पंचायत का 9वां भाग है, ठीक। अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा भाग है? तो केंद्र शासित प्रदेश का 8वां भाग है, ठीक। संविधान का 8वां भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। और राजभाषा की बात करें तो ये आई थिंक 17वां भाग है, 17वां, ठीक है। तो संविधान का जो 17वां भाग है वो है राजभाषा, संविधान का जो 11वां भाग है वो है केंद्र राज्य संबंध, संविधान का 9वां भाग है पंचायत और संविधान का 8वां भाग है केंद्र शासित प्रदेश। तो इस तरह ये आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर बारी है आपके लिए विशेष प्रश्न की। विशेष प्रश्न आपके लिए है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में या फिर अनुच्छेद 17 में। अब इसका आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान जरूर दबा दें।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।